हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है और ईमेल आईडी का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी शिवजीत की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम शिवजीत है। आज जो घटना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये घटना है 1999 की। उस समय मुझे अच्छे से याद है, उस समय मेरे पापा ने नई कार ली हुई थी। वो कार हमारे लिए हमारे घर की पहली गाड़ी थी। इस वजह से हम सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। कार लेकर 3-4 महीने बीत चुके थे। हम वैसे तो कार में घूमते थे, लेकिन कहीं लॉन्ग ड्राइव पर या कहीं छुट्टी मनाने कभी नहीं गए थे। तो एक दिन घर में हम सभी बैठकर प्लान कर रहे थे, क्योंकि हमारी जो छोटी बहन थी उसके स्कूल्स के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके थे और उसे छुट्टी मिली हुई थी। मैं उस समय जॉब करता था। मैं कुछ 20 साल का तभी रहा हूँगा। मैंने और मम्मी ने मिलकर प्लान किया कि हम कहीं घूमने जाएंगे। पापा इस बात पर मान गए। पापा से हम लोगों ने कहा कि हम किस जगह जाएंगे, तो पापा ने खुद से ही एक जगह डिसाइड की। वो जगह हमारे घर से 350 से 400 किलोमीटर की दूरी पर होगी। वो पहाड़ी इलाका था। हम सब बहुत खुश थे कि अब हम घूमने जाएंगे। हम चारों ही लोग अपने घर से सुबह 6 बजे के आसपास निकल पड़े। जहाँ तक हम सोच रहे थे, तो हमें यूँ लग रहा था कि दोपहर के 12 बजे तक या 1 बजे तक हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। लेकिन रास्ते में वो गाड़ी अचानक से ख़राब हो गई, क्योंकि वो गाड़ी सेकेंड हैंड थी। और गाड़ी ख़राब होने की वजह से अब हम काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर परेशान हो गए थे। हमने बहुत कोशिश की और फाइनली हमें एक मैकेनिक मिला, जिसको पापा ने कहीं दूर से लेकर आया था। वो मैकेनिक ने गाड़ी ठीक करने में 3 घंटे का समय ले लिया। तब तक हम लोग बस उसी रास्ते के साइड में जो पेड़ लगे हुए थे, उसी के नीचे बैठकर आराम कर रहे थे। ये सब करने में हमें शाम के 4:30 बज चुके थे। अब इतना ज़्यादा टाइम हो गया कि हमें समझ में नहीं आया कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए या फिर दोबारा अपने घर चले जाना चाहिए। तो हमने पापा से कहा कि पापा एक काम करते हैं, हम घूमने के लिए निकले ही है तो हम घूम कर ही वापस जाएंगे, हम आगे बढ़ते हैं। पापा नहीं चाहते थे, लेकिन हम लोगों ने ज़िद किया तो पापा मान गए। हम दोबारा से अपनी जर्नी को स्टार्ट किए और आगे बढ़ने लगे। जो पहाड़ी इलाका था, वो शाम में 6-7 बजे तक सब बंद हो जाता था। सर्दी का मौसम चल रहा था। हम वहाँ पर पहुँचे कुछ शाम के 7:30 बजे के आसपास। तब तक बिल्कुल सन्नाटा और वीरान हो चुका था। हम वहाँ पहुँचने के बाद अपने रूम में चले गए और खाना खाने के लिए हमें भूख लग रही थी, तो उसी होटल में हमने खाने का ऑर्डर दे दिया। खाना खाने के बाद पापा, मम्मी और मेरी बहन रूम में लेटे हुए थे। मैंने सोचा कि इस ठंड का मज़ा लेने के लिए नीचे उतरकर एक राउंड खाकर आता हूँ। मैं जब वहाँ से नीचे उतरा तो मैंने देखा कि आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सब कुछ बिल्कुल ठंड की वजह से बंद पड़ा हुआ था। मैं वहीं पर नीचे उतरकर सिगरेट जलाने लगा और सिगरेट पीने लगा। अचानक से जैसे ही मैंने सिगरेट का धुआं छोड़ा, मुझे यूँ लगा कि मेरे उस सिगरेट के धुएं में किसी का चेहरा बनकर आ रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा डरावना सा लग रहा था। मैंने एकदम से सिगरेट का धुएं को हाथ की हवा मारकर हटा दिया और आसपास देखने लगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जब दोबारा मैंने सिगरेट का धुआं निकाला तो पाया कि अब वहाँ पर कुछ नहीं है। मैं खुद को ही हंसकर समझाने लगा कि ये मेरा वहम था, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैं ज़बरदस्ती खुद ही डर गया। उसके बाद मैं ये सोचने लगा कि अब जितना जल्दी हो जाए ऊपर चला जाता हूँ। मैं वहाँ से ऊपर आ गया और ऊपर आने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर लेट गया। जब मैं रात के 1 या 1:30 बजे मेरी आँख खुली बाथरूम जाने के लिए, तो मैंने देखा कि उस कमरे में कोई घूम रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई साया है। उसके बाल ज़मीन पर लेट रहे थे
और उसके बाल का जो आखिर हिस्सा था वो लाल था। मानो यूं लग रहा था जैसा कि बालों में से खून निकल रहा है। मैं ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गया और मेरी चीख निकल गई। मैं उठा तो मेरी आवाज़ से मेरे पापा मम्मी सब उठ गए। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि ये तूने कोई सपना देखा होगा, वापस सो जा। लेकिन उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, तो मैं अपने उस रूम की खिड़की में जाकर देखने लगा। बाहर बिल्कुल सन्नाटा पसरा था। जो उस खिड़की के पास एक बड़ा सा पेड़ था, उस पेड़ पर जब मैंने अपनी नज़रें दौड़ाई तो मैंने देखा कि वहाँ पर मेरी तस्वीर टंगी हुई थी। मैं ये देखकर और ज़्यादा घबरा गया। मैं अपनी तस्वीर को देखने लगा। मैं जल्दी से आके मम्मी को नींद से उठाया। मेरी मम्मी और जब मैं उस रूम की खिड़की में गए और जाके उन्हें वो तस्वीर दिखाने लगा, तब वहाँ पर वो तस्वीर नहीं थी। वो तस्वीर कहीं गायब हो चुकी थी। मैं मम्मी से बार बार कह रहा था कि अभी अभी मैंने यहाँ पर अपनी तस्वीर देखी, लेकिन मम्मी मेरी बात पर विश्वास ही नहीं कर रहे थे। उन्होंने दोबारा मुझे डांट लगाई और कहने लगे कि तुझे कहा ना, तू नींद में कुछ भी सपना देखा है और तू डर गया है, चल आकर सो जा। मम्मी के इतना कहने के बाद मैं जाकर लेट गया। उसके बाद मेरा मूड काफ़ी ज़्यादा अपसेट था क्योंकि मैं डरा हुआ था। अगले दिन भी हम बाहर घूमने के लिए निकले और शाम में 6-7 बजे तक तो हम घर पर आ चुके थे, लेकिन मेरा मन किसी चीज़ में नहीं लग रहा था। बस मन में अजीब सी बेचैनी और घबराहट थी। रात का खाना खाने के बाद सभी लोग जल्दी से सो गए। ठंड भी थी और थके हुए भी थे। कुछ समय के बाद मैं तो जागा हुआ था। मैंने महसूस किया कि हमारे रूम का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। मैं उठा और जाकर दरवाज़ा खोलकर देखा तो बाहर कोई नहीं था। पूरे कॉरिडोर में मैंने अपनी नज़र दौड़ाई, लेकिन एक भी आदमी वहाँ पर नज़र नहीं आया। मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम होगा। मैं दोबारा से आकर लेट गया। फिर ऐसी आवाज़ आई जैसा कि किसी ने कांच फोड़ दिया हो। मैं एकदम से उठकर चारों ओर देखने लगा और खिड़की खोलकर मैं अपनी गाड़ी को देखने लगा। हमारी गाड़ी भी बिल्कुल ठीक थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने मम्मी पापा को सारी बात बताई और मैं कहने लगा कि अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। हम एक काम करते हैं, पिकनिक को यहीं पर स्टॉप कर देते हैं और अपने घर पर चलते हैं। मेरी छोटी बहन का मूड अपसेट तो हुआ, लेकिन मैं जानता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। पापा ने भी कहा कि ठीक है, अगर तुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो हम चलते हैं। फिर हम उसी दिन अपने घर के लिए निकल आए। घर आने के बाद भी वैसा ही मेरे साथ चलता रहा। जैसा कि रात में मेरी आंख खुलती तो कई बार ऐसा होता कि जो पानी का जग मैं अपने बाजू में लेकर सोता था, और अगर मेरी रात में आंख खुलती और मुझे पानी की प्यास लगती तो उस जग में एक बूंद भी पानी का नहीं होता। ऐसा लगता कि कोई आकर पानी पी कर चला गया है। ऐसा ही 6-7 दिन तक चला। फिर मैंने अपने दोस्त को ये सारी बात बताई तो उसने मुझसे कहा कि एक काम करते हैं, हम किसी आदमी को दिखाते हैं जो इस बारे में जानता हो। उसकी जान पहचान में कोई झाड़ फूक करने वाला था। मैं उसके पास गया। उसने मुझे देखते ही सारी बात बता दी। वो कहने लगा कि तुम्हारी गाड़ी खराब हुई थी और ऐसा ऐसा हुआ था। मैंने कहा कि हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। फिर वो मुझसे कहने लगा कि एक काम करो, जब तुम्हारी गाड़ी खराब हुई थी और तुम लोग वहाँ पर एक पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी तुमने क्या किसी जानवर को मारा था? मैंने कहा जानवर मतलब याद नहीं है, और मैं क्यों किसी को मारूंगा। वो कहने लगा कि हो सकता है तुम कहीं बैठे हो, छोटी मोटी कीड़ा या मकड़ी, या हो सकता है किसी चूटी को तुमने मार दिया हो। तभी मुझे याद आया कि हाँ, वैसा तो वहाँ पर बहुत कुछ था, लेकिन मैंने मारा है वो मुझे याद नहीं था। फिर उसने बताया कि जिस जगह पर तुम बैठे थे उस जगह पर तुम्हारे हाथ से एक कीड़ा मर गया था, और वो कीड़ा एक जीन का रूप लेकर वहाँ पर घूम रहा था। तब से ही वो तुम्हारा पीछा कर रहा है। मैं ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। मैंने उनसे कहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उसने कहा कि कुछ नहीं, जो करूँगा वो मैं करूँगा। फिर वो जो झाड़ फूक की क्रिया होती है उसने वो किया, और उसके बाद मुझसे कहा कि अब घर चले जाओ, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। मैं उसके बाद अपने घर आ गया। मैंने जब अपने दोस्त से पूछा तो उसने कहा कि उसकी जो फैमिली मेम्बर्स थे वो तुम्हें परेशान कर रहे थे, लेकिन अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, क्योंकि उस आदमी ने तुम्हारे ऊपर
एक बंदिश मारी हुई है, जिसके बाद कोई भी भूत प्रेत या जिन का साया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और दोस्तों, आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि आज इतने साल हो गए लेकिन दोबारा वैसी कभी कोई घटना नहीं घटी। तो दोस्तों, ये थी शिवजीत की कहानी। अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी अभिषेक की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो घटना है ये 2003 19 दिसंबर की दिन की है। मुझे ये दिन इसलिए इतना अच्छे से याद है क्योंकि वही दिन मुझे प्रमोशन मिला था, और जिस दिन प्रमोशन मिला उसके ही साथ मुझे एक दूसरे घर में भी गृह प्रवेश करना था। लेकिन प्रमोशन की खुशी में हम लोगों ने गृह प्रवेश की जो क्रियाएं होती है उसे पोस्टपोन कर दिया था। मैंने मेरी पत्नी से कहा कि हम वहाँ पर जाकर रहेंगे और 1-2 दिन के बाद हम वो सारी क्रियाएं करेंगे। मेरी पत्नी इस चीज़ के लिए नहीं मान रही थी, लेकिन मेरा जॉब था और मैं काफ़ी ज़्यादा थका हुआ भी था। इस वजह से मैंने उसे समझाया कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, हम आगे करते हैं। मेरी जिद करने पर वो मान गई। हम लोग उसी दिन अपने नए घर में जाकर रहने लगे। वो नए घर में पहले कोई और भी रहता था, लेकिन पिछले 1.5 साल से वो घर पता नहीं क्यों बंद था। मुझे कंपनी की तरफ से वो घर अलॉट हुआ था। मैं जब उस घर में जाकर रहने लगा तो मैं ये सोचने लगा कि घर काफ़ी बड़ा है और इतने बड़े घर में कोई आकर क्यों नहीं रहना चाहता था। ऑफिस के मेरे कलीग ने ऐसा बताया था कि वहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि भूत प्रेत आत्माएं हैं। शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि वहाँ पर जाकर कोई नहीं रहना चाहता था, लेकिन मैं इतना ये सारी बातों पर भरोसा नहीं करता था और मुझे विश्वास था ही नहीं, इसलिए मैं जाकर आराम से रहने लगा। हम जब वहाँ पर पूरी रात गुजारे, अगली सुबह में दूध वाले ने आकर दूध देकर गया। मेरी पत्नी दूध को गैस पर रखकर वो शायद वॉशरूम गई थी या नहाने के लिए चले गई। जब वो वापस आकर दूध को देखी तो उसने जोर से एक चीख लगाई, क्योंकि अब वो जो दूध था वो पूरा डार्क रेड कलर का हो चुका था। दूध का कलर कैसे बदल सकता है? अगर दूध जलता भी है तो वो काले रंग का हो जाएगा, लेकिन ऐसा रंग। ये देखकर जब उसने चिल्लाई तो मैं भी भागते हुए अपने कमरे से बाहर निकलकर किचन की ओर गया। जब मैंने जाकर वहां पर देखा तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने उससे कहा कि अरे कुछ गिर गया होगा, या शायद हो सकता है कि तुमने ही दूध में कुछ डाल कर चले गई होगी। वो कहने लगी मैंने कुछ डाला ही नहीं था, मैं तो दूध को गर्म पर रखी थी। अचानक इसका ऐसा कलर कैसे बदल गया? इस बात को लेकर हम परेशान तो थे ही, लेकिन मैंने उसे समझाया कि घबराने की कोई बात नहीं, हो सकता है कोई चीज़ गिर गई हो या कोई कीड़ा चला गया हो। मुझसे कहने लगी कि एक कीड़े से इतना ज़्यादा कलर नहीं बदलता। वो मेरे से काफ़ी देर तक डिबेट करती रही, लेकिन मैंने उसे समझा दिया था। और फिर मैंने उससे कहा कोई बात नहीं, हम जाकर दूसरा दूध लेकर आते हैं और उसकी चाय बनाकर आप मुझे दे दो, उसके बाद मैं ऑफिस चला जाता हूँ। मैंने किया भी वैसा ही। मैं जब ऑफिस पहुँचा तो ऑफिस पहुँचने के बाद मुझे बहुत सारा वहाँ पर काम था। मैं काम करने में बिजी हो गया। अचानक से मुझे एक फ़ोन आया। जब मैंने फ़ोन पर बात की तो पता चला कि वो हमारे पड़ोस वाले थे। उन्होंने बताया कि आपके घर से काफ़ी ज़्यादा धुआं निकल रहा है, ऐसा लग रहा है कि घर में आग लग गई। ये सुनना था कि मैंने फ़ोन रखा और भागते हुए अपने घर के लिए निकल पड़ा। जब मैं अपने घर पर पहुंचा तो मैंने देखा कि घर में बिल्कुल शांति थी, घर में कोई नहीं था। मैं अपनी पत्नी को आवाज़ लगाने लगा, लेकिन उसकी भी आवाज़ कहीं से नहीं आ रही थी। मैं जाकर घर के जो हमारे 3 कमरे थे उसे चेक करने लगा। वो तीनों कमरों में कहीं नहीं दिखी। मैंने पूरा घर अच्छे से ढूंढ दिया, लेकिन उसका कोई पता ही नहीं था। अचानक से किचन में से कुछ आवाज़ आई। मैं जब जाकर किचन में देखा तो मेरी पत्नी किचन में थी। मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ पर हो? अभी तो मैं किचन में देख कर गया था, तुम तो नहीं थे। वो कहने लगी अरे मैं तो कब से यहीं पर हूँ। उसकी बातों पर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि जो मैंने अपनी आंखों से देखा था उसे मैं बदल नहीं सकता था। मैंने उससे कहा कि क्या बात है? पड़ोस से फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि घर में आग लग गई है। उसने कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, हो सकता है तुम्हारे साथ किसी ने मजाक किया होगा। मैंने कहा कि पक्का बताओ। उसने कहा कि हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद मैंने कहा कि ठीक है, मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ वापस, मुझे बहुत काम है।
जिसके बाद मैंने मेरी पत्नी को बाय बोला और किचन से बाहर निकल गया। मैं जैसे ही मेन रोड पर पहुंचा तब मैंने देखा कि वहां पर एक रिक्शा आकर रुकी है और उस रिक्शा में से मेरी पत्नी बाहर निकली। मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ, और इतना कहकर मैं बिल्कुल रुक गया क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा सदमे में था। मैंने कहा कि अभी तो तुम अंदर थी। वो कहने लगी कि मैं अंदर कब थी, घर में पता है आज क्या हुआ। मैंने कहा क्या हुआ था। वो कहने लगी कि घर में आग लग गई थी और मुझे भी कहीं कहीं पर उस आग की वजह से चोट आ गई, जिस वजह से मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने पट्टी कर दी है, अब जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं उसके साथ दोबारा घर में गया, लेकिन अब वो जो औरत थी जिसने मेरी पत्नी का रूप लिया था वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अब तक किचन बिल्कुल साफ था, लेकिन जब मैं मेरी पत्नी के साथ किचन में गया तो किचन में वो आग की धुएं की वजह से कई सारी दीवार पर वो काले काले धब्बे दिखाई दे रहे थे और किचन बुरी तरह से बिखरा पड़ा था। मैंने कहा कि मैं अभी किचन में आकर गया था, किचन तो बिल्कुल ठीक था। वो मुझसे कहने लगी कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम कुछ भी बोल रहे हो। मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे सारी बात नहीं कहना चाहिए, वरना मेरी ही पत्नी ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएगी, इसलिए मैंने चुप रहना ही ठीक समझा। उसके बाद मैं ऑफिस भी नहीं जा पाया क्योंकि मेरी पत्नी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। मैं घर पर ही था। पूरा दिन मैं यही सारी बातों को लेकर सोच रहा था। फिर शाम हो गई। मैंने मेरी पत्नी से कहा कि चलो हम बाहर चलते हैं, बाहर से ही खाना खाकर आ जाएंगे। हम बाहर गए, खाना खाकर जब दोबारा घर में लौटे तब मैंने देखा कि जो हमारा सीलिंग फैन था उसकी जो ब्लेड्स होती है वो टेढ़ी थी और एक ब्लेड टूटी हुई थी और वो ज़मीन पर थी। पूरा घर बिखरा पड़ा था। घर में कई सारी जगह पर पेपर्स पड़े हुए थे और जो भी सामान था हमारा वो सब बिखरा हुआ था, टूटा फूटा उल्टा हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आत्मा कोई संदेश देना चाह रही है या वो हमें अपने घर से जाने के लिए कह रही है। ये देखकर मेरी पत्नी को लगा कि घर में शायद चोरी हुई है। मैंने घर को अच्छी तरह से देखा, लेकिन घर में से कोई भी सामान गायब नहीं था। मैं तो समझ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे दिलासा दिलाने के लिए मैं यही बात बार बार कह रहा था कि हो सकता है कोई हमारे घर में चोरी करने आया होगा, लेकिन उसे कुछ मिला नहीं। मैं जानता था कि कुछ तो गड़बड़ है। हम लोगों ने रात में चुपचाप सोना ही ठीक समझा। बिस्तर पर जाकर लेट गए, लेकिन नींद तो नहीं आ रही थी। दिमाग में अब भी वही सब चल रहा था। हमारे पास जो छोटा सा नाइट लैम्प जल रहा था वो रात में 1 बजे के आसपास एकदम से बंद होने लगा और बंद चालू होते होते वो फिर बंद पड़ गया। मुझे लगा कि शायद घर की लाइट गई है। मैंने जाकर बाहर दूसरे रूम में चेक किया तो वहाँ पर लाइट्स थी। मुझे लगा कि नाइट लैम्प खराब हो गया होगा, इस वजह से वो लाइट चले गई। मेरी पत्नी नींद से उठकर मुझसे कहने लगी कि नाइट लैम्प शायद ख़राब हो गया है। मैंने भी उससे कहा कि हाँ, ख़राब हो गया। जब मैं बाहर हॉल में गया तब मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि बाहर कोई है। बिना इंसान के कोई परछाई कैसे हो सकती है, लेकिन ज़मीन पर और घर की दीवार पर मैं एक परछाई को घूमता हुआ बिल्कुल साफ देख रहा था। और अचानक से मेरी पत्नी ने जब ये बात कही तभी वो नाइट लैम्प अपने आप चालू हो गया। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि हुआ क्या था। फिर हम दोनों ही बैठकर रात में बात कर ही रहे थे कि हॉल में से कुछ आवाज़ें आई। मैं भागते हुए अपने लिविंग रूम में गया। जाकर देखा तो वहाँ टेबल पर बहुत सारा खाना रखा हुआ था। हमने तो कुछ खाना बनाया ही नहीं था, तो वो खाना आया कहाँ से, और बहुत बुरी तरह से बिखरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने खाना खाकर बहुत बुरी तरीके से पूरे खाने को बिखेर दिया है। मैंने मेरी पत्नी को आवाज़ लगाया। वो ये देखकर एकदम से घबरा कर मुझे पकड़ ली और रोने लगी। मैंने उससे कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, ये जो भी खाना पड़ा हुआ है इसे समेट लेते हैं। हमने वो अच्छी तरह से साफ़ किया और सुबह होने का वेट करने लगे। सुबह होते ही हम वहाँ से बाहर निकले और मैंने मेरी पत्नी से कहा कि अब हम दोबारा उस घर में कभी नहीं जाएंगे। लेकिन हमारे पास दूसरा कोई घर ही नहीं था, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था कि हम क्या करते। 3-4 दिन मैं अपने दोस्त के घर पर था। फिर मैंने कंपनी को बोलकर दूसरा घर लिया। मैंने उनसे कहा कि हमें
दूसरा घर अलॉट करो। कंपनी ने मुझे दूसरा घर अलॉट किया। मैं और मेरी पत्नी उसके बाद उस घर को छोड़कर नए घर में चले गए। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि उस घर में क्या था, लेकिन हाँ, उसके बाद ऑफिस में मुझे कई सारे लोगों से बहुत अजीब सी घटनाएं पता चली। एक ने मुझसे यूं भी कहा कि उस घर में 3 बार सुसाइड हो चुके हैं, और उसका ये भी कहना था कि वो घर में इसीलिए कोई भी जाने के लिए डरता है। मैंने ये सारी बातें तो सुनी, लेकिन फिर मैं इसका कुछ नहीं कर पाया, और आज भी मुझे उस घर के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि उस घर में जो आत्मा थी वो अब भी है या नहीं है। पता नहीं क्या हुआ। तो दोस्तों, ये थी अभिषेक की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी जीत की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये मैंने अपनी दादी से सुनी थी, और ये कहानी हमारे ही गांव में घटी हुई एक सच्ची घटना थी। कहा जाता है कि आज भी वैसी ही कुछ चीज़ लोग वहाँ पर महसूस करते हैं या देखते हैं। ये बात है 1993 की। उस समय मेरी दादी बताती है कि हम जब गांव में सब लोग रहा करते थे, तो हमारे गांव में बिजली की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। इस वजह से अक्सर रात के समय लाइट नहीं होती थी, और अंधेरे में ही लोगों को अपना काम करना पड़ता था। दादी बताती है कि एक शाम की बात है, कुछ 7:30 बजे के आसपास सभी लोग अपने अपने घर की ओर जा रहे थे अपना काम खत्म करके। जब दादी माँ घर पर आई तो उन्होंने देखा कि जो मेरे छोटे चाचा थे, जिनकी उम्र उस समय 20 या 22 साल की होगी, उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और वो लेटे हुए थे। दादी माँ ने आकर जब उन्हें देखा तो वो दंग रह गई, क्योंकि मेरे चाचा बता रहे थे कि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरे पैरों में आग लगा दी हो। दादी ने मेरे चाचा को अच्छे से देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। दादी ने उनके पैर पर हाथ जैसे ही रखा, तब चाचा ने जोर से चिल्लाया। वो कहने लगे कि बिल्कुल भी हाथ मत लगाओ, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और दर्द और जलन की वजह से वो रो रहे थे। दादी ने कहा कि तुझे कुछ कीड़े ने काट लिया होगा या फिर कोई कांटा चुभ गया होगा। वो कहने लगे अगर कीड़ा काटता या कांटा चुभता तो एक पैर में होता, दोनों पैर में ऐसे ही हो रहा है। रात के अंधेरे में चीज़ें साफ तो नहीं दिख पाई। इस वजह से पूरी रात मेरे चाचा ऐसे ही दर्द में और जलन में परेशान होकर निकाल दिए। अगली सुबह होते ही जब चाचा को देखा गया तो दादी ने कहा कि तेरे पैर तो बिल्कुल ठीक दिख रहे हैं, लेकिन तुझे पता नहीं क्या हो गया है। दादी ने पास में जाकर कुछ लोगों को बुला कर लाया। वो लोगों ने चाचा को हॉस्पिटल ले जाने का ही ठीक समझा, और चाचा को हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां जाने के बाद भी डॉक्टर्स को कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने पेन किलर दिया, लेकिन उससे भी चाचा को कोई फर्क नहीं पड़ा। चाचा बताते हैं कि मुझे इतना ज़्यादा उस टाइम पे दर्द था कि मैं अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। दादी चाचा के साथ घर पर आ गई। उसके बाद वो बस चाचा को दिलासा दे रही थी कि डॉक्टर्स ने दवाई दी है, जल्दी ठीक हो जाएगा। जब शाम तक कोई फर्क नहीं पड़ा, तभी दादी ने सोचा कि इसे किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाना ही ठीक होगा, शायद वहाँ कोई डॉक्टर इसका इलाज कर दे। दादी घर के बाहर बैठकर ऐसी ही टेंशन में सोच रही थी कि सामने से एक आदमी जा रहा था। वो आदमी ने दादी को देखा और उनके पास आया खाना मांगने के लिए। दादी ने जब उन्हें खाना दिया, तब उस आदमी ने कहा कि अपने बेटे को लेकर परेशान हो ना। दादी एकदम से चौंक गई। दादी ने उस आदमी की ओर देखा और कहने लगी कि हाँ, मैं उसी को लेकर परेशान हूँ, लेकिन आपको कैसे पता? उसने कहा कि मैं जानता हूँ तेरे बेटे को क्या हुआ है। दादी ने कहा तो आप उसे ठीक कर सकते हो? जिसके बाद उस आदमी ने सिर्फ मुस्कुराया और कहने लगा कि मैं ठीक भी कर सकता हूँ और मैं तुझे दिखा भी सकता हूँ। उसने दादी को घर के अंदर बुलाया और घर के अंदर जहाँ पर मेरे चाचा लेटे हुए थे, वहाँ पर दादी पर कुछ मंत्र पढ़कर फूके। वो कहने लगा कि अपनी आंखें बंद कर लो, अब तुम्हें वो चीज़ें दिखाई देगी। जब दादी ने आंखें बंद की तो दादी ने देखा कि मेरे चाचा के दोनों पैर आग में जले हुए थे और उनके पैरों की स्किन बिल्कुल काली हो चुकी थी। कहीं जगह पर ऐसा लग रहा था कि स्किन रिकवर भी हो रही है,
लेकिन कई जगह पर अब भी वो जलती हुई आग बिल्कुल साफ दिख रही थी। दादी ये देखकर घबरा गए और उन्होंने अपनी आंखें खोलकर जोर से चीख लगाई। तभी उस आदमी ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, मैं इसे ठीक कर दूंगा, मुझे लेकिन 3 दिन तक यहीं पर रोजाना आना पड़ेगा। दादी ने कहा कि आपको जो करना है आप करो, बस मेरे बेटे को ठीक कर दो। उस आदमी ने चाचा के ऊपर से कुछ झाड़ फूक किया, जिसके बाद चाचा का दर्द और जलन और ज्यादा बढ़ गया। चाचा बस एक ही बात कह रहे थे कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो आदमी जब जाने लगा तब दादी ने उससे कहा कि इसकी तबीयत तो और ज्यादा बिगड़ गई। उसने कहा कि जब मैं कल आऊंगा तब इसकी तबीयत और ज्यादा खराब होगी, लेकिन जब मैं उसके बाद आऊंगा तब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दादी को इतना विश्वास तो नहीं हो रहा था, क्योंकि उनकी बेटी की तबीयत और ज्यादा बिगड़ते जा रही थी। अगले दिन जब वो आदमी आया तब चाचा दर्द की वजह से रो रो कर बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। उनका चेहरा भी रोने की वजह से सूजा हुआ था। उसने दोबारा वो कुछ झाड़ फूक की क्रिया की, जिसके बाद चाचा और ज्यादा दर्द में तड़पने लगे। वो बस एक ही बात कह रहे थे कि मैं बचूंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा, शायद मेरी नसीब में इतनी ही जिंदगी लिखी है। लेकिन जब तीसरे दिन वो आदमी आकर झाड़ फूक किया, उसके बाद चाचा कहने लगे कि एकदम से मेरे पैरों का दर्द मानो कहीं गायब हो गया, और जो उन्हें जलन हो रही थी वो भी एकदम से ठीक हो गई। जब उस आदमी से पूछा गया कि आपने ऐसा क्या किया, तब उसने बताया कि तेरा बेटा जहाँ पर काम के लिए जाता है वहां से लौटते समय इसने कुछ चीजों को उंगाला था, और वो चीजें वहीं पास में रहने वाली चुड़ैल का खाना था। ये सुनकर दादी बहुत ज्यादा परेशान हो गई और डरने लगी। वो कहने लगे कि मैंने इसका उतारा कर दिया हूँ, अब दिक्कत की कोई बात नहीं। फिर मेरे चाचा धीरे धीरे रिकवर हुए और 2-3 दिन के अंदर ही वो बिल्कुल से नॉर्मल हो गए। लेकिन नॉर्मल हो जाने के बाद अब वो दादी से कहते कि मुझे यूं लगता है जैसा कि मेरे कंधे पर कोई बैठा हुआ है या किसी का बहुत ज्यादा वजन लगता है। दादी को समझ आ गया कि ये वही चुड़ैल होगी। दादी उस आदमी को ढूंढने लगी। 4-5 दिन बीत गए, जिसके बाद पता चला कि वो आदमी दूसरे दूसरे गांव भटकता ही रहता है। दादी जाकर उसे दूसरे गांव से ढूंढ आई और उसे अपने साथ लेकर आई। जब उस आदमी ने चाचा को देखा तो वो कहने लगा कि मैंने इसका उतारा तो कर दिया था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वो चुड़ैल इसे इतना ज़्यादा गुस्सा है कि वो इससे अपना बदला लेना चाहती है, और वो किसी न किसी तरह से इसे बस नुकसान पहुंचाना चाहती है। उस आदमी ने फिर से झाड़ फूक किया, जिसके बाद चाचा को ठीक लगने लगा, और उसने कहा कि अभी तुम अपने घर से बाहर मत निकलना 11 दिनों तक। उसने घर के चारों ओर कुछ पोटली में रखकर दबा दिया। कहने लगा कि वो चुड़ैल घर के अंदर तो नहीं आ सकती, लेकिन अगर तुम 11 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलो तो चीजें ठीक हो जाएगी। चाचा भी उसकी बात को मान गए थे। 8 या 9 दिन हुए थे। चाचा को बाहर से किसी की आवाज आई। रात के कुछ 11 बज रहे थे। पूरा दिन घर में पड़े पड़े रहने की वजह से रात में नींद भी नहीं आती थी। जब चाचा ने उठकर देखा तो पाया कि चाचा जिससे शादी करने वाले थे ये वही लड़की थी। बाहर खड़े होकर वो चाचा को आवाज दे रही थी, यानी कि वो मेरी चाची थी। चाचा वहां से उठकर बाहर जाने लगे, लेकिन तभी ही दादी की आंख खुल गई और दादी ने उनका हाथ पकड़ लिया। दादी कहने लगी कि बाहर कहाँ जा रहा है। चाचा ने बताया कि बाहर मेरी होने वाली पत्नी आई है, वो खड़ी है। दादी ने जब बाहर देखा तो दादी को वो चुड़ैल अपने असली रूप में दिखाई दी, जिसके काफी लंबे बाल, हाथ के नाखून बड़े बड़े, और उसका चेहरा जला कटा फटा था। उसकी जो जीभ थी वो इतनी ज्यादा लंबी थी कि उसके मुंह से बाहर निकलकर लटक रही थी। उसके कान भी काफी ज्यादा बड़े और लंबे थे। यही नहीं, उसकी आंखों में बदले की भावना बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। दादी ने चाचा को जोर से चिल्लाया, कहने लगे वो चुड़ैल है, मैं उसे देख पा रही हूँ, और तू पागल बाहर जा रहा है। लेकिन मेरे चाचा को पता नहीं क्या हुआ कि वो मानने को तैयार नहीं थे। दादी ने चाचा को 2 चांटे लगाए और घर के अंदर भेजा और जाकर घर की कड़ियां लगा दी। वो कहने लगे कि घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि जब वो आदमी वहां से जा रहा था तो उसने दादी से एक बात कही थी
कि वो चुड़ैल पूरी तरह से कोशिश करेगी कि कैसे भी वो इसे दोबारा नुकसान पहुंचा सके, लेकिन तुम इसे निकलने मत देना या इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। चाचा ने बहुत कोशिश की बाहर निकलने की, लेकिन वो असफल रहे। अगले दिन सुबह में दोबारा उन्हें वही लड़की दिखाई दी जो कि बाहर खड़ी हुई थी। मेरी दादी थी, वो भी घर से कहीं जा नहीं रही थी चाचा के डर की वजह से। जब चाचा दोबारा घर से निकलने लगे तो फिर से दादी ने उन्हें चिल्लाया, रोका। ऐसा करते करते 10 दिन तो निकल गए थे, लेकिन 10वें दिन दादी से नज़र बचाते हुए चाचा घर से बाहर निकले, और जैसे ही वो घर से बाहर निकले उस चुड़ैल ने एकदम से अपना रूप बदल दिया। चाचा उसे देखकर चिल्लाए। चाचा की चीख सुनकर मेरी दादी, जो कि घर के अंदर किसी काम में थी, वो भागते हुए घर के बाहर आई और उन्होंने देखा कि वो चुड़ैल खड़ी है और उनके सामने उनका बेटा। उस चुड़ैल ने चाचा को जोर से उठाकर जमीन पर फेंका। चाचा जैसे ही जमीन पर गिरे उनके मुंह से खून निकलना शुरू हो गया। दादी वहां पर चीखती चिल्लाती रही और अपने बच्चे के लिए मदद मांगती रही, लेकिन शायद सभी लोग सो चुके थे, इस वजह से कोई भी मदद के लिए नहीं आया। दादी वहीं पर बैठकर रोने लगी। फिर वो कहते हैं ना कि भगवान कई बार खुद ही अपने भक्तों की मदद के लिए आ जाते हैं। अचानक से वही आदमी सामने आ गया और दादी ने जब उसे देखा तो कहीं दादी को समझ में आ गया था कि ये आदमी आया है तो ज़रूर हमारी मदद के लिए आया। उसने दादी को बस दूर रहने का इशारा किया और उसने चाचा को जाकर पकड़ा और तुरंत ही कुछ चाचा के ऊपर तंत्र पढ़कर फूंक दिया, और वो जो चुड़ैल थी उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। फिर वो कहने लगा कि तुझे क्या मिलेगा इसे मार के। इससे जो गलती हुई है वो अनजाने में हुई, इसने जानबूझकर वो नहीं किया। तू अपना बदला लेने के चक्कर में इसे नुकसान पहुंचा रही है। इसने जानबूझकर अगर ये किया होता तो मैं भी इसे दोषी मानता। फिर चाचा को उसने उठाकर बिठाया। चाचा उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे, लेकिन वो चुड़ैल बहुत ज़्यादा डरावनी और शक्तिशाली भी थी। साथ में वो अपना बदला भी लेना चाहती थी। जिसके बाद उस आदमी ने कुछ मंत्र पढ़कर उस चुड़ैल पर मारे। वो चुड़ैल एकदम से वहाँ पर कहीं गायब हो गई। चाचा को उठाकर उस आदमी ने अपने घर पर लाया और वो कहने लगा कि मैंने मना किया था 11 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलना। जिसके बाद चाचा ने उनसे माफ़ी मांगी और दादी कहने लगी कि अभी आप कुछ ऐसा कर दो कि दोबारा वो चुड़ैल कभी भी मेरी बेटे को परेशान ना करे। फिर उस आदमी ने चाचा के हाथ और पैर पर कुछ बांध दिया और कहने लगा कि अभी 2 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलना। और वो आदमी कहने लगा कि मैं यहाँ पर रुकूंगा तो ही शायद ठीक रहेगा। दादी भी इस बात पर मान गई। 2 दिन तक के वो आदमी वहीं पर रहा। चाचा को कई ऐसी आवाज़ें सुनाई देती थी जो उन्हें बाहर बुलाती थी, लेकिन चाचा घर से बाहर निकलते ही नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये सिर्फ एक छलावा है। 2 दिन के बाद चाचा बिल्कुल नॉर्मल हो गए। उसके बाद वैसे ही केसेस गांव में कई सारे आए और लोगों ने अपना इलाज करवाया उसी आदमी से। फिर उस आदमी को बताया कि इस चुड़ैल से हमें हमेशा के लिए छुटकारा दिला दो। जिसके बाद उस आदमी ने कहा कि चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है, मैं इसे छुटकारा तो नहीं दिला सकता, लेकिन हाँ, मैं गांव को चारों ओर से बांध दूंगा, जिस वजह से वो चुड़ैल गांव में प्रवेश नहीं कर पाएगी। फिर उसने वैसे ही किया। लेकिन आज भी हमारे गांव के कुछ ऐसे लोग हैं कि रात होने के बाद उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और वो आवाज़ें उन्हीं का नाम लेकर उन्हें गांव के बाहर बुलाती है। अभी तो इस बात को लोग मानते नहीं, लेकिन जिसके साथ हुआ है वही जानता है कि वो चुड़ैल कितनी ज़्यादा डरावनी थी। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी हमें ऋषि ने भेजी है। इन्होंने पहले भी हमारे चैनल के साथ कई कहानी शेयर कर रखी है। चलिए बढ़ते हैं इनकी कहानी की ओर। मेरे पापा के साथ ये घटना हुई थी। मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे पापा की एज अभी 50+ है और मेरे पापा 25 साल में महसाना छोड़कर भावनगर सेटल हो गए थे। पापा उस टाइम पर छोटी एज में जॉब करने लगे और उस टाइम पर पापा की नई शादी हुई थी। तो ये बात महसाना की है। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं,
कि ये बहुत पुरानी बात है। तो उस समय मैसाना में काफ़ी कम घर हुआ करते थे। हमारा जो पुराना घर था वो मैसाना के एक दूसरे कोने में था। फिर थोड़े टाइम बाद दादा ने नया घर खरीदा जो कि 40 किलोमीटर दूर था पुराने घर से। और उस टाइम पर दादाजी बिजली विभाग में काम करते थे। उस टाइम पर बहुत कम लोग बड़ा घर बना पाते थे और उसी टाइम मेरे दादाजी उन्हीं लोगों में से थे जो लोग घर बड़ा बनाते थे। और ये जो घटना है ये तब की है जब मेरे पापा इंडिया के एक फेमस ब्रांड में काम करते थे। अब जो बात है वो ये थी कि नया घर था वो, और वो घर एक बहुत बड़े मैदान के ऊपर था। वो मैदान के आसपास कोई भी घर नहीं था, दूर दूर तक कोई घर नहीं था। सिर्फ और सिर्फ दादाजी का वो एक ही घर था। मेरे पापा की जॉब बस सर्विस देती थी, लेकिन वो बस एक सर्कल पर ही आती थी, यानी कि गांव का जो चौराहा होता है वो वहीं तक आती थी। उसके बाद मेरे पापा को वहाँ से खुद ही आना होता था। एक बार मेरे पापा कंपनी से निकलने में लेट हो गए, इस वजह से बस छूट गई। तो पापा रात के टाइम चल कर निकलने लगे। और एक बात बता दूं, उस टाइम पर मैसाना इतना डेवलप नहीं होने की वजह से सूरज डूबने के बाद कोई भी सवारी का मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। पापा वहाँ से चलते हुए आ रहे थे। जो एक रास्ता पड़ता था वो एक बीच का रास्ता था, यानी कि बीच में से होकर आता था, जिसे शॉर्टकट भी कहा जा सकता है। वो रास्ता कच्चा पक्का था, पूरी तरह से ठीक नहीं था और बहुत सारे आजू बाजू में बड़े बड़े पेड़ थे। और उसी रास्ते पर एक ब्रिज भी था। पापा के दोस्तों ने उसी सुबह में उन्हें गुजराती मिठाई दिया था, यानी कि पेड़ा, जो कि पापा के बैग में ही रह गया था। पापा उस बॉक्स में मिठाई को रखकर शायद खाना भूल गए थे और उसी मिठाई को लेकर पापा आ रहे थे। जैसे ही पापा उस ब्रिज का 75% रास्ता कवर किए, वैसे ही एक बड़ा सा बरगद का पेड़ पड़ता था। पापा ने पेड़ के पास पहुंचकर देखा कि ऊपर से कोई आवाज़ लगा रहा है, या मानो कोई अजीब सी आवाज़ आई, जिसको सुनकर पापा चौंक गए। और उन्होंने थोड़ी ही देर में पता कर लिया कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी। जैसे ही उन्हें पता लगा वो फट से वहाँ पर से तेज़ी से भागे। और जैसा जैसा वो तेज़ आगे भाग रहे थे, काफ़ी दूर तक भागने के बाद उन्होंने देखा कि जिस पेड़ से भागकर वो यहाँ तक आए थे वही पेड़ दोबारा उन्हें नज़र आ रहा था। यानी कि मानो ऐसा लग रहा था कि पापा जितना भी भाग रहे हैं लेकिन वो उस पेड़ से दूर नहीं जा पा रहे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद उनको अचानक याद आया कि उनकी दादी ने बताया था कि भूतों को मिठाई बहुत पसंद होती है, अगर उन्हें मिठाई दे दो तो वो कुछ नहीं करेगी। ये सोचकर पापा ने मिठाई फेंक दी पेड़ पर और वहाँ से भाग गए। काफ़ी दूर तक भागने के बाद जब वो थक कर एक जगह पर रुके और धीरे धीरे चलने लगे, तब अचानक से वही मिठाई वाला बॉक्स ठीक उनके सामने आकर गिरा, जिसको देखकर पापा समझ गए कि वो भूत उनके पीछे आ गया है और वो कुछ बुरा करना चाहता है। पापा के पास एक चाकू भी रहता था। पापा ने खुद को बचाने के लिए उस चाकू को बाहर निकाला और भगवान का नाम लेकर वहाँ से भागने लगे। फिर वो तब तक भागने लगे जब तक वो घर नहीं पहुँच गए। घर आने के बाद उन्हें पता चला कि वो एक जिन था जो खाली जगह वाली पेड़ को अपना घर बना लेता था। और इस इंसिडेंट के बाद पापा कभी फिर मिठाई लेकर नहीं घूमे, और वो अब ये बात समझ चुके थे कि अगर मिठाई लेकर रात के समय किसी ऐसे जंगली इलाके से गुजरना पड़े तो वहाँ पर रहने वाले जिन ज़रूर हमला कर सकते हैं। आज के टाइम पर मैसाना बहुत डेवलप हो चुका है। आज भी जब भी पापा के साथ मैं मैसाना जाता हूँ और उस रास्ते से गुजरता हूँ, वही पेड़ आज भी रास्ते में आता है और पापा उसे देखकर अब डरते नहीं, क्योंकि अब वो पेड़ एक पार्क में आ चुका है, यानी कि वो जगह डेवलप हो चुकी है और वो एक पार्क बन गया है बच्चों की खेलने की जगह। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।